हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सोशल सिक्योरिटी के इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं उसको देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग सोशल सिक्योरिटी के थ्योरी पोर्शन को कवर किए थे और उसके भी पहले हम लोग जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट्स को देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो शॉर्ट में और इन डेप्थ कवर किए गए हैं। अब इंग्लिश के लिए आइडियम्स फ्रेजेस मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स को देखेंगे उसके लिए कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे किसी भी स्कीम को देखने के लिए हम लोग को उसके फीचर्स के बारे में जानना होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उस स्कीम्स के, किसको बेनिफिट मिल रहा है, एग्ज़िट और विड्रॉल का टाइम क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कौन कौन देता है, एनरोलमेंट प्रोसेस क्या क्या होती हैं, कौन से मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं, कौन इसको मैनेज करता है या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। ये सब हम लोगों को किसी भी स्कीम्स में देखना होता है और यही सब क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को देखेंगे, जैसे कि अटल पेंशन योजना। ठीक है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इसी लागे आप मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भी देख लीजिए। जैसे अटल पेंशन योजना के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। ठीक है, उसके अंडर ये आता है। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, वैसे ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जो डिपार्टमेंट है या फिर जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC और CSC SPV। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ही है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशंस, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो LIC है, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड भी है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो LIC है और अदर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आती है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, तो ये स्कीम्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के जो टारगेट ग्रुप वो कौन कौन है। तो ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और उनके पास पहले से कोई पेंशन कवरेज नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये 18 to 40 ईयर्स के सारे सिटीजन्स के ऊपर मतलब ओपन था। सारे के सारे सिटीजन्स जो 18 के अबव और 40 ईयर तक हो चुके हैं उनके लिए ओपन था। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो सब इनएलिजिबल हो गए इस अटल पेंशन योजना के अंदर। ठीक है, अब ये क्या क्या बेनिफिट देता है, जैसे फिक्स मंथली पेंशन मिलेगा जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूशन किए हैं उसके हिसाब से उनको मंथली पेंशन मिलेगा। जो मंथली पेंशन के स्लैब्स हैं वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे रहेंगे पर मंथ। ठीक है,
फिर कंट्रीब्यूशन का जो पीरियड है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20 साल तक होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि जब कोई कब से ये स्कीम्स ले रहा है तब से 20 साल तक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसका मंथली कंट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई 18 साल में ले लिया और उसका मंथली कंट्रीब्यूशन बहुत कम है ना, और कोई 20 साल में ले रहा है तो उसका मंथली कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होगा ऐसा। ठीक है, और कौन सा पेंशन वो चूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ये सब। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी इसमें होते हैं। ठीक है, उन्हीं सब्सक्राइबर्स के ऊपर एलिजिबल है जो 1 जून 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक के बीच में अप्लाई किए हैं। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूशन देती है, या फिर 1000 पर ईयर, जो भी कम होगा वो देगी 5 साल तक। ठीक है, बाकी वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA करती है एडमिनिस्ट्रेट, और मैनेज किया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी तो बस आप एक बार सुन लीजिए। एज जो है वो 18 to 40 ईयर्स है। ठीक है, मंथली कंट्रीब्यूशन 1 to 5000 पर मंथली कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, और एज अगर 18 साल के है तो वो 42 से 210 पर मंथ कर सकते हैं, और एज 40 तक के 291 से लेके 1454 तक पर मंथ कर सकते हैं। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा मतलब एक आइडिया रखेंगे। ठीक है, और जो पेमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 20 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। बैंक अकाउंट मैंडेटरी है ऑटो डेबिट के लिए। ठीक है, इनकम टैक्स पेयर इनएलिजिबल हो गए 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, जो बेनिफिट है वो गारंटीड मंथली पेंशन मिलता है उनको अनटिल द फ्रॉम एज 60 अनटिल डेथ, मतलब 60 के बाद से जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनको मंथली पेंशन मिलता रहेगा, गारंटी। ठीक है, फैमिली पेंशन अपॉन सब्सक्राइबर्स डेथ, मतलब जो लिया है अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो स्पाउस हैं उनको मंथली पेंशन्स मिलते रहेगा, या तो फिर अगर वो चाहते हैं जो भी नॉमिनी है उनको। ठीक है, फिर ऑटो डेबिट ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा बैंक से। ठीक है, फिर इसके बाद एग्ज़िट और विड्रॉवल देखते हैं। तो एग्ज़िट एट द एज ऑफ 60 फुल पेंशन बिगिन हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़िट बिफोर 60 तो अगर इस केस में डेथ हो जाता है या फिर टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो उस केस में फिर ये पैसे ले सकते हैं। ठीक है, वॉलंटरीली अगर एग्ज़िट करते हैं तो जो सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूट किए हैं वो मिलेगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। ठीक है, वॉलंटरी एग्ज़िट में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो हट जाएंगे। ठीक है, वो नहीं मिलेंगे। फिर अवेयरनेस एंड आउटरीच, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। फिर कंक्लूजन में यही है कि जो अटल पेंशन योजना है ये सोशल सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, 7.65 करोड़ सब्सक्राइबर्स इसमें हो चुके हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एल्डरली के लिए इंश्योर करता है। ठीक है, फिर डिजिटल इंटीग्रेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन, रूरल आउटरीच, ये सब तो कॉमन सेंस वाला है। वुमेंस कॉन्स्टिट्यूट ओवर 55% ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि वुमेन 55% हैं। ठीक है, और फिर पेंशन फॉर ऑल इसका ये नारा है। ठीक है, तो अटल पेंशन में इतना ही। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की थी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। इसमें मंथली पेंशन 3000 मिलता है, फिक्स है, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन कौन है इसमें, जिनकी मंथली इनकम 50,000 से कम है, 15,000 से कम है मंथली इनकम। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंट्रीब्यूशन टू GDP, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 50%
के आसपास है इंडिया जीडीपी में, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर टिपिकल जो ऑक्यूपेशन इसमें कवर किए गए हैं, जैसे कि होम बेस्ड वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, मिड डे मील वर्कर्स हो गए, ठीक है, या फिर जो रैक पिकर्स हो गए, या फिर वॉशरमैन हो गए, रिक्शा पुलर हो गए। तो ये सब जितने भी लेदर वर्कर्स हो गए, ठीक है, ये सब जो सिमिलर ऑक्यूपेशन वाले हैं वो सब कवर किए गए हैं इसमें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसीलिए। फिर रजिस्ट्रेशन जो डाटा है वो बताता है कि 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये इंटरिम बजट 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो LIC, जो पेंशन फंड मैनेजर है वो है, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 60 ईयर के बाद 3000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1:1 बेसिस पे होगा, ठीक है। मतलब जितना वर्कर्स कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। फिर जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि वर्कर्स क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़िट प्रोविजंस ये डिटेल में दिए गए हैं इसमें, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। 15,000 पर लेस ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब देख चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड ये सब जरूरी है, मोबाइल नंबर से तो होगा ही, ठीक है। फिर ये कंट्रीब्यूशन बताया है कि 18 ईयर्स जो हैं वो 55 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट भी उतना ही करेगा। ऐसा ही जितना जितना वर्कर्स कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट उतना उतना कंट्रीब्यूट करते रहेगा, ठीक है। फिर पे आउट मतलब कि ये तो ठीक है। फिर एनरोलमेंट प्रोसेस है थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। वहाँ पे जाके आधार कार्ड और सेविंग बैंक की डिटेल्स देंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शंस उनको देना पड़ेगा और फिर वो एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। या फिर जो करंट स्टेटस है वो ये है कि देखिए एग्ज़िट एंड विड्रॉल देखते हैं। तो एग्ज़िट बिफोर 10 ईयर्स के पहले अगर एग्ज़िट कर लिए तो जो रिफ़ंड होगा वर्कर्स का, ठीक है, वो बैंक के जो सेविंग इंटरेस्ट होंगे उसको इंक्लूड करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़िट आफ्टर 10 ईयर्स बट बिफोर 60 ईयर्स, तो वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो जितना भी वो कंट्रीब्यूट किए हैं वो तो होगा ही, प्लस में जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अर्न की है उस फंड पे वो दिया जाएगा, या तो फिर जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उस पे जो भी हायर रहेगा उस पे उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 60 ईयर के पहले अगर वो या तो डेथ हो गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो जो उनके स्पाउस हैं उनको ये स्कीम्स कंटिन्यू करने का ऑप्शन दिया जाएगा या तो फिर विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। 60 साल के बाद अगर उनका डेथ हो जाता है तो 50% जो पेंशन है वो स्पाउस को मिल जाएगा डेथ होने तक, ठीक है। और अगर दोनों जन गुजर गए तो फिर जो भी उनके नॉमिनी होंगे उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये सब है। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आता है जो सितंबर 12, 2019 को लॉन्च होता है, ठीक है। और ये जो योजना है ये भी एक वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। और ये सभी के सभी जितने भी स्मॉल लैंड होल्डिंग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कवर करता है, ठीक है। ऑफर फिक्स मंथली पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो इसका भी सेम है कि 60 साल के बाद 3000 पर मंथ दिया जाएगा। फिर जो फार्मर्स के मंथली कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंथली कंट्रीब्यूशन के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी जितना फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा मंथली। और ये एम करता है सेफ्टी प्रोवाइड कराता है ओल्ड एज में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है फार्मर्स को, है ना, जितने भी अनसर्टेनिटी हैं उनसे डील करने के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का नेचर है वो सीजनल होता है, ठीक है। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, कल्टिवेबल जो लैंड होल्डिंग करते हैं अप टू 2 हेक्टेयर, ठीक है। और एज़ पर
स्टेट यूटी लैंड रिकॉर्ड्स 1 अगस्त 2019 के पहले तक अगर कोई 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम है तो फिर वो फार्मर्स कैटेगरी में इस एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। एज रिक्वायरमेंट क्या है, 18 to 40 ईयर्स। ठीक है। मस्ट मीट स्कीम्स स्पेसिफिक एक्सक्लूशंस। ठीक है। फिर जो कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है वो 18 अगर साल का है तो 55 होगा, 40 साल का है तो 200 होगा। ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। फिर जो किसान बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो ऑटो डेबिट हो जाता है इसमें, है ना। सेम चीज़ें हैं, सब रिपीटेड है। ठीक है। फिर इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ठीक है। ये सब है। फिर नेशनल पेंशन फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन पर्सनस। ठीक है। तो एनपीएस ट्रेडर्स जो आया था वो 2019 में आया था। ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। सोशल सिक्योरिटी टू रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस विथ एनुअल टर्नओवर 1.5 नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। ठीक है। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो शॉप ओनर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, राइस मिल ओनर हो गए, ऑयल मिल्स ओनर हो गए, वर्कशॉप ओनर्स हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हो गए, ओनर्स ऑफ स्मॉल होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर लघु व्यापारीज। ठीक है। तो ये सब कवर होते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑक्यूपेशन रियल ट्रेड शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं। एंट्री एज क्या है, 18 to 40 ईयर्स। एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होने चाहिए। नॉट एलिजिबल इफ़, ये एलिजिबल नहीं होंगे अगर एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज होंगे जैसे ईपीएफ या फिर एनपीएस, ईएसआईसी मेंबरशिप अगर उनके पास होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर बेनिफिशियरी हैं अगर वो पीएमएसवाईएम के, ठीक है, तो फिर वो नहीं होंगे। या फिर इनकम टैक्स पेयर हैं तो फिर वो नहीं होंगे। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, जैसे आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट विद आईएफएससी। ठीक है। फिर स्कीम्स फीचर्स क्या क्या हैं इसके, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 3000 पर मंथ, 60 एज साल तक का। फिर इसके बाद 50% जो फैमिली को जाएगा, ठीक है, डेथ होने के बाद। ये सब हो गया है ना। ठीक है। फिर इसके बाद जो फंड मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। फिर एग्जिट और विड्रॉल देखते हैं, एग्जिट बिफोर 10 ईयर्स, तो फिर इसमें रिटर्न दे दिया जाएगा बैंक के सेविंग इंटरेस्ट के को मिला के। ठीक है। अगर 10 ईयर से पहले, 10 ईयर के बाद और 60 साल के पहले अगर करते हैं तो फिर जो हायर होगा, चाहे वो एक्चुअल फंड इंटरेस्ट हो या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, उसको मिला के जो बेनिफिशियरी के कंट्रीब्यूशन है दोनों को मिला के दे दिया जाएगा। ठीक है। अगर डेथ हो जाए 60 साल के पहले तो स्पाउस को मिलेगा। ठीक है। ये सब सेम है एक्चुअल में। फिर परमानेंट डिसेबिलिटी बिफोर 60 ईयर्स, तो सेम ऑप्शन एज इन केस ऑफ डेथ। ठीक है। और दोनों का अगर डेथ हो जाता है स्पाउस और उनका, तो फिर वो जो कॉर्पस है वो क्रेडिटेड बैक टू द फंड। ठीक है। फिर इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आता है जो गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। ये प्रोवाइड कराता है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिलीज आफ्टर डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है। पर्टिकुलरली एम्ड एट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है। सबसे मतलब कि जो वीकर सेक्शन वाले हैं या फिर जिनकी इनकम कम है उनको ये टारगेट करता है। और इसका पर्पस क्या है, ये अफोर्डेबल लाइफ प्रोवाइड करता है सारे के सारे एलिजिबल सिटीजन्स को। ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फैमिलीज़ को इन केस अगर जो अर्नर्स जो अर्न करते हैं वो उनकी अगर डेथ हो जाती है उस केस में। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज है 18 to 50 ईयर्स। ठीक है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए ऑटो डेबिट का। ठीक है। फिर यही सब है। और कवरेज जो है वो लाइफ कवर अमाउंट 2 लाख। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ कवर्ड
दैट ड्यू टू एनी कॉस्ट एनुअल प्रीमियम 436 रुपीज़ ऑटो डेबिट होगा बैंक से, ठीक है। पॉलिसी टेन्योर 1 ईयर्स कवरेज है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी LIC है और बैंक लिंकेज जो है वो बताता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इंक्लूसिव कवरेज करता है, अफोर्डेबिलिटी, रिस्क मिटिगेशन, इंकरेज सेविंग, नेशनल अडॉप्शन, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्कीम्स अंडर जन सुरक्षा योजना, ठीक है, ये भी जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। इंश्योरेंस प्रोवाइडर LIC एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक रूल, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आता है, तो ये आता है 2015 में, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराता है और एडमिनिस्टर कराता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर ये एक रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। और इसका जो पर्पस है वो क्या है कि अफोर्डेबल एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस है वो दे सके जो लो इनकम या फिर वनरेबल ग्रुप हैं उनको, ठीक है, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रमोट हो सके। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें जो एज है वो आप ध्यान रखेंगे कि 18 to 70 ईयर्स है, ठीक है। और इसमें जो बैंक अकाउंट है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। एनरोलमेंट मोड बैंक के ही थ्रू होगा और रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो पैरामीटर है, अगर एक्सीडेंटल डेथ कवर इसमें 2 लाख का 2 लाख तक का है, टोटल डिसेबिलिटी कवर भी 2 लाख तक का है। पार्शियल डिसेबिलिटी अगर हो जाता है तो फिर 1 लाख का इसमें दिया जाएगा। और एनुअल प्रीमियम जो है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, ठीक है। पेमेंट मेथड ये ऑटो डेबिट हो जाएगा बैंक से, और जो पॉलिसी टर्म है वो 1 साल का ये कवरेज है, ठीक है। रिन्यूएबल एनुअली करा सकते हैं और तो काफ़ी अफोर्डेबल है, 20 रुपीज़ पर एनम, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल है और जो कवरेज है वो काफ़ी सही है, मतलब 2 लाख तक का है एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, और 1 लाख तक का है पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑटो रिन्यूएबल का भी इसमें ऑप्शन है। ईजी एनरोलमेंट है, ज़्यादा पेपर वर्क है नहीं इसमें, और वाइड एसेसिबिलिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराता है। एग्जिट और रिजॉइनिंग का भी इसमें जो टॉप वो है सही है, ठीक है। फिर सिंपल और काम प्रोसेस है, ठीक है, क्लेम भी कर सकते हैं अच्छे से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देखते हैं, ये आया था 2017 में, 4 मई 2017 को। फिर इंट्रोड्यूस बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑपरेटेड बाई मतलब इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो LIC है, ठीक है। और टारगेट जो ग्रुप है वो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 60 ईयर्स के अबव है, ठीक है, या फिर 60 ईयर्स या फिर उनके अबव। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबल रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड कराता है, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। की फीचर क्या है कि एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 7.4% पर एनम फॉर अ पॉलिसी टेन्योर ऑफ 10 ईयर, ठीक है। अगर 10 ईयर्स का कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसको 7.4% का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और जो पेंशन है GST इसमें एग्जेम्प्ट है, ठीक है, GST इंक्लूड नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख चुके हैं, मिनिमम जो एंट्री एज है वो 60 ईयर है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। और पॉलिसी टर्म फिक्स्ड है वो 10 ईयर्स तक का, ठीक है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख पर सीनियर सिटीजन हो सकता है, और जो पेंशन अमाउंट है वो 1000 to 10,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बेस है कि कितना वो देना चाहता है। फिर बेनिफिट जो यही है कि जो गारंटीड 7.4% एनुअल रिटर्न है वो इंश्योर करता है, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं 3 साल के बाद अप टू 75% ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा फ्यूचर के पेंशन से। और प्री मैच्योर एग्जिट भी इसमें अलाउ है, ठीक है, अगर क्रिटिकल इलनेस वगैरह आ जाती है तो उस केस में। मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर वो अलाइव हैं 10 साल के बाद तो वो परचेस जितने भी प्राइस हैं उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल पेंशन उनको दे दिया जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी होल्डर अगर डाई हो जाता है ड्यूरिंग द टर्म
तो जो परचेस प्राइस है वो नॉमिनीज को दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट का रोल है वो यही है कि गारंटी शो करता है 7.4% का, ठीक है। फिर ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। फिर अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कंपैरिजन में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो एलिजिबिलिटी दोनों का 60 ईयर्स या फिर अबव हो सकता है, ठीक है। और पॉलिसी टर्म प्रधानमंत्री वय वंदना का जो है वो 10 ईयर का है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का 5 ईयर्स तक का है, ठीक है। 3 साल तक का एक्सटेंड उसमें कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 15 लाख तक का है दोनों में, ठीक है। इंटरेस्ट और जो पेंशन रेट है वो 7.4% का है प्रधानमंत्री वय वंदना में, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें 8.3 तक का है, ठीक है। Q1 में मतलब फिक्स है उसमें, ठीक है। फिर जो टैक्स बेनिफिट है उसमें GST का एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड फॉर क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस अलाउड विथ पेनल्टी, ठीक है। तो ये सब है। फिर ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो स्कीम्स में मेजरली यही सब स्कीम्स थे जो आपको देखने थे, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स में इतना ही। बाकी के जो एक्ट्स हैं जैसे ESI एक्ट्स या PPA एक्ट वगैरह, वो सब भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है शायद ये।